मैं अपना हाथ इस अंदाज में जेब की तरफ ले गया जैसे मैं अपना शनाख्ती कार्ड निकालने वाला हूँ, लेकिन मेरे हाथ को मालूम था कि इससे एक ही सेकंड में क्या फ़र्ज़ पूरा करना है। एक तरबियत याफ्ता हाथ था, इसलिए मेरे हाथ ने अपना फ़र्ज़ बड़ी खुश असलूबी से अदा किया। हाथ कांधे से लटकती ब्रेन गन पर पड़ा और दूसरे ही लम्हे जैसे बिजली कौंधने लगी। मेरे हाथ में ब्रेन गन थी और इसमें से शोले उगलती शरारे उड़ाती गोलियां निकल निकल कर सामने खड़े कैप्टन और सिख सिपाहियों के जिस्मों से पार हो रही थीं। सिख फौजियों को इतनी मोहलत भी ना मिल सकी कि वो अपनी ब्रेन गनों के ट्रिगर ही दबा सकें। कमांडो कभी इतनी मोहलत नहीं दिया करते। यही इनकी ट्रेनिंग होती है और यही इनका तरीका इम्तियाज होता है। तीनों लड़खड़ा कर फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़े। लड़की खौफजदा होकर बाहर दौड़ी तो मैंने छलांग लगाकर इसे पकड़ा और खींचता हुआ वापस ले आया। अब इसका बाहर जाना मेरे लिए मौत का पैगाम बन सकता था। ब्रेन गन के धमाकों में से मैंने इसलिए परवाह नहीं की क्योंकि फायरिंग की आवाज़ें ढाका की फ़ज़ाओं में गूंजती ही रहती थी। लड़की का जिस्म दहशत से कांप रहा था और दीवार के साथ लगी दबी दबी सिसकियां लेकर खौफजदा आंखों से कभी लाशों की तरफ और कभी मुझे देख रही थी। ब्रेन गन अभी तक मेरे हाथ में थी। कोई फौजी आता दिखाई ना दिया तो मैंने कोठी के गेट से सड़क पर निकल गया। कुछ फासले पर एक गाड़ी दीवार के पास खड़ी थी। करीब गया तो वो फौजी जीप थी। यकीनन इंडियन फौज का कैप्टन जीप पर इधर से गुजरा होगा कि सिख फौजियों से मुलाकात होगी। इन्होंने इसे मुगविया लड़की के बारे में बताया और गालबन ये शिकायत की कि एक हवलदार ने इसे छीन लिया है। कैप्टन को यकीन होगा कि इधर किसी हवलदार की ड्यूटी नहीं है, लिहाजा वो इनके साथ मेरी कोठी में आ गया। मैंने जीप का जायजा लिया, इसे स्टार्ट किया और अपनी कोठी के गैराज में लाकर खड़ी कर दी। मैं लंबे लंबे डग भरता बरामदे में आया। दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो लड़की गायब थी। मैं जल्दी जल्दी पूरे घर में घूम गया, लेकिन लड़की कहीं भी ना मिली। ये मेरी अपनी कोठी थी और मुझे मालूम था कि अगर बरामदे वाला दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो बाहर निकलने का कोई रास्ता ना था। छत पर जो आहनी दरवाज़ा खुलता था, इसको मैं बहुत पहले यहाँ से जाते हुए ताला लगा गया था और मैंने देखा था कि वो इस तरह ही लगा हुआ है। मैं नीचे तहखाने में आ गया और लड़की को आवाज़ दी कि वो मुझसे खौफजदा ना हो। मैं इंडियन नहीं हूँ बल्कि मुसलमान हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर वो तहखाने के अंदर अंधेरे कोने से बाहर आ गई। इसके चेहरे पर दहशत और खौफ के साथ अब हैरत के तासरात भी थे। आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। मैं इसे ऊपर वाले कमरे में ले आया। वो गमो अंदोवा की तस्वीर बनी मेरे सामने फर्श पर बैठ गई। मैं भी इसके पास ही फर्श पर बैठ गया और इसे सरसरी तौर पर अपने हालात से आगाह किया। अलबत्ता ये नहीं बताया कि दर हकीकत मैं कौन हूँ। जवाबन लड़की ने सिसकियों के साथ अपनी दास्तान सुनाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक आला ऑफिसर की बीवी थी। इसकी शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे। इसके खामन का तबादला कराची से ढाका हुआ तो वह यहाँ आ गई और गुलशन कॉलोनी के एक फ्लैट में रहने लगी। ढाका फाल के बाद इसका खामन इसे लेकर साथ वाली कोठी में एक बंगाली के यहाँ आ गया। इस इंसान सिफत बंगाली ने दोनों को अपनी कोठी में छिपा लिया, मगर नौकरों ने मुक्तिबानी वालों को इतला कर दी। वो वहाँ आदम के और बंगाली अफसर को हुक्म दिया कि जिन गैर बंगाली जोड़े को इसने छिपा रखा है इसे बाहर निकाले। बंगाली ऑफिसर ने मज़ाहमत की तो मुक्तिबानी वालों ने इसे जख्मी करके तलाशी ली और इन्हें घसीट कर बाहर निकाला। इसके खामद को वही शूट कर दिया गया और इसे अगवा करके ले जा रहे थे कि 2 सिख फौजी पहुंच गए। इन्होंने लड़की को इससे छीन लिया और मेरी खाली कोठी में ले आए। मैं इस लड़की और इसके शौहर का असली नाम नहीं बताऊंगा। अब यूँ समझ लें कि इस लड़की का नाम शहनाज था। ये लड़की कराची के आला ख़ानदान की चश्मो चिराग थी और इसने अंग्रेज़ी में MA किया था। इसके माँ बाप दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान आकर आबाद हो गए थे। शहनाज के हवास अभी तक दुरुस्त नहीं हुए थे। वो बार बार अपने खामद को याद कर रही थी। वो कहती, इनकी गोरो कफन लाश मुक्तिबानी वालों ने बाहर सड़क पर फेंक दी थी। खुदा के लिए मुझे मेरे खामद के पास ले चलो। मैं अपने दूल्हे का आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं इसे सब्र की यकीन करते हुए हालात की संगीनी का एहसास दिलाया और कहा कि ढाका में हज़ारों दूल्हा दुल्हन को कत्ल कर दिया गया है और कत्ल किया जा रहा है। सारे मशरकी पाकिस्तान में खून की होली खेली जा रही है। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि किसी तरह अपनी जान बचाई जाए। मैंने किचन से पानी लाकर इसे पिलाया।
رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی اور میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا تو اس بدقسمت لڑکی کو لے کر کہاں جاؤں اور میں اس کہاں تک حفاظت کر سکوں۔ میری اپنی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں تھا۔ ایک شریف لڑکی کی ذمہ داری بھی مجھ پر آن پڑی تھی۔ میں اسے واپس اس کے ہمسائے بنگالی کنبے کے پاس بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ جس بنگالی آفیسر نے انہیں پناہ دی تھی وہ خود زخمی ہو چکا تھا۔ اگر میں شہناز کو ان کے پاس لے بھی جاتا تو اس فیملی کے نوکر دوبارہ مکتی بہانی والوں کو خبر کر سکتے تھے۔ میں نے شہناز سے اس موضوع پر بات کی تو وہ سہم گئی۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہ لوگ پھر آ جائیں گے۔ خدا کے لیے میرے خاوند کی لاش سڑک پر سے اٹھا لاؤ۔ مشرقی پاکستان کی سڑکوں، گھاٹیوں، شہراہوں اور گلی کوچوں میں سینکڑوں ماؤں کے جگر کوشوں کی لاشیں بے گورو کفن پڑی تھی۔ میں کس کس کی لاش اٹھا کر لاتا؟ شہناز کو کچن میں چھوڑ کر میں ٹی وی لاؤنج میں آ گیا۔ تینوں لاشیں ویسے ہی اوندھی پڑی تھیں۔ میں اپنے ساتھ کچن میں سے موم بتی لیتا آیا تھا۔ میں نے موم بتی جلائی تو دیکھا کہ تینوں لاشوں پر بے شمار چیونٹیاں رینگ رہی تھی۔ خدا جانے اتنی ساری چیونٹیاں کہاں سے آ گئی تھی۔ لاشیں چیونٹیوں سے ڈھک گئی تھی۔ میں نے دونوں سکھ فوجیوں کی برین گنیں اور ہندو کیپٹن کا ریوالور اتارا اور کچن میں واپس آ گیا۔ برین گن کا چیمبر تقریباً خالی ہو چکا تھا، جبکہ دونوں سکھوں کی برین گنیں بھری ہوئی تھیں۔ شہناز دیوار کے ساتھ لگی فرش پر خاموش بیٹھی مجھے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جلتی ہوئی موم بتی کی روشنی میں اس کا چہرہ بے حد غمگین نظر آ رہا تھا۔ شہناز کا رنگ کھلتا ہوا تھا اور وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی۔ میں نے موم بتی ایک طرف پیالی میں یوں رکھ دی کہ اس کی روشنی بازار والی کھڑکی اور روشن دان پر نہ پڑے۔ صبح ہونے والی تھی۔ اگر انڈین فوج کی کوئی ٹولی گشت کرتی ادھر نکل آئی تو سپاہی فوجی جیپ دیکھ کر اندر آ سکتے ہیں اور پھر ہمارا جو حشر ہوگا وہ معلوم تھا۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے منصوبے جنم لے رہے تھے۔ کبھی سوچتا کہ کسی بکاری کا بیس بدل کر شہناز کو بھی بکارن بنا کر کسی قبرستان یا مسجد میں پناہ لے لوں، مگر مکتی بانی والوں کے نظروں سے نہیں بچ سکتا تھا۔ بنگالی مسلمانوں کی اکثریت ہماری دشمن ہو رہی تھی۔ کبھی خیال آتا کہ شہناز کو جیپ میں ساتھ لے کر نیپال کی طرف نکل جانے کی کوشش کروں۔ یہ بڑا لمبا اور کٹھن سفر تھا۔ قدم قدم پر موت پھندا لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ میں انڈین فوجی وردی میں تھا لیکن کسی بھی وقت میرا بانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ محمد پور اور میر پور کی بستیوں پر بھی مکتی باہنی اور انڈین فوج کا قبضہ ہو چکا تھا۔ وہاں قتل و عام کا بازار گرم تھا۔ بہاری اور پنجابی عورتوں کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہناز بھی سراسیمہ تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں مجھ سے پوچھا کہ ہم کہاں جائیں گے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، پہلے تو ہمیں ان لاشوں کو ٹھکانے لگانا چاہیے۔ میرے بیڈ روم میں ایک تہہ خانہ اس مقصد کے لیے بڑی موزوں جگہ تھی۔ چنانچہ میں نے تینوں لاشوں کو گھسیٹ کر اس تہہ خانے میں پھینکا اور اوپر سے لکڑی کا تختہ جوڑ کر اس پر قالین کا ایک ٹکڑا بچھا دیا۔ میں نے شہناز سے کہا، جب تک ہمیں فرار کا کوئی راستہ نہیں ملتا اس جگہ چھپے رہنا بہتر ہوگا۔ مکتی باہنی والے یہاں بھی آ جائیں گے، اس نے کہا۔ یہ کوٹھی لوٹی جا چکی تھی۔ میرا خیال ہے کہ مشکل ہی سے ادھر کا رخ کرے گا۔ یہ کہہ کر میں نے کچن کا جائزہ لیا۔ وہاں سوائے چائے کی پتی کے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نل میں پانی بھی تھوڑا تھوڑا آتا تھا۔ میں نے شہناز سے کہا کہ فوراً پانی اسٹاک کر لیا جائے۔ چائے کی 2 کیتلیاں اور ایک پتیلی خدا جانے وہاں کیسے رہ گئی تھی۔ شہناز نے پتیلی نل کے نیچے رکھ دی۔ اب سوال یہ تھا کہ شہناز کو کس جگہ چھپایا جائے۔ میں اپنی کوٹھی کی چھت پر پہنچ گیا۔ آسمان پر ستارے پھیکے پھیکے سے لگ رہے تھے اور شہر کی طرف کہیں کہیں آگ لگی ہوئی تھی۔ ناروں کی آوازیں بھی کبھی کبھی آ جاتی تھیں۔ پچھلی رات کا اندھیرا ایسا ایسا دم توڑ رہا تھا۔ میری نگاہ چھت پر ایک طرف بنی ہوئی پانی کی ٹینکی پر جم گئی۔ یہ ٹینکی کافی بڑی تھی اور میں نے خاص طور پر بنوائی تھی۔ میں نے ٹینکی کا ڈھکن ہٹا کر دیکھا، ٹینکی بالکل خالی تھی۔ شہناز کو یہاں چھپایا جا سکتا تھا۔ میں نیچے آ گیا اور شہناز سے کہا کہ صبح ہو گئی تو میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے شہر جاؤں گا۔ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں وہ اوپر پانی کی ٹینکی میں چھپی رہے۔ شہناز نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب وہ جس طرح بھی ممکن تھا اپنی جان بچانا چاہتی تھی۔ دن کی روشنی پھیل گئی۔
तो मैंने शहनाज को ऊपर ले जाकर टैंकी में उतार दिया और ताकीद की कि मेरे वापस आने तक बाहर निकलने की गलती ना करे। मैंने टैंकी का ढक्कन आधा खुला रखा, फिर मैं तेजी से नीचे आया। जिस फौजी की मैंने वर्दी पहन रखी थी, इसके बटुए में 10-15 भारतीय करेंसी के रुपए वाले नोट भी थे। मैंने ब्रेन गन कांधे से लटकाई, बरामदे में आकर कमरे का दरवाजा बंद करके चुटकी लगाई और जीप में जा बैठा। फिर खुदा का नाम लेकर सड़क पर निकल गया। मैं गुलशन की सुनसान सड़कों से निकलकर छावनी जाने वाली बड़ी सड़क पर आ गया। कर्फ्यू को खुले थोड़ी देर हुई थी, दुकानें बंद थी, अक्सर दुकानें लुटी हुई थी। ईंट पत्थर सड़क पर बिखरे हुए थे, कुछ जले हुए मकानों से अभी तक धुआं उठ रहा था। बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। चौराहे पर इंडियन फौजियों ने मुझे जीप से गुजरते देखकर सल्यूट किया। मैंने हाथ के इशारे से जवाब दिया। कुछ बंगाली जय बंगला के नारे लगाते चौक में से गुजर गए। छावनी एक फरलांग दूर रह गई तो मैं फार्म गेट की तरफ घूम गया। छावनी में कसर से इंडियन फौज मौजूद थी। मैं इधर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। यहाँ बाजार में बेकरी की एक दुकान खुली थी। मैं जीप रोक कर दुकान में दाखिल हुआ तो बंगाली दुकानदार ने मुस्कुरा कर मेरा खैर मकदम किया। मैंने 2 बड़ी बड़ी डबल रोटियां और कुछ अंडे खरीद कर लिफाफे में रखवाए और पैसे देकर बाहर जीप में आ गया। एक भारतीय सिपाही मेरी जीप को गौर से देख रहा था। मुझे देखकर वो जल्दी से परे हट गया और सल्यूट मारकर अटेंशन हो गया। मैंने इसे डांटते हुए कहा, इधर क्या देखता हुए जांगली, तुम दुश्मन के इलाके हो, अम्बाला छावनी में नहीं। इंडियन सिपाही ने मुझे एक बार फिर सल्यूट किया और कहा, सब ठीक है सर। मैं जीप लेकर वहां से निकल आया। वो एक कैप्टन की जीप थी, जबकि मेरी वर्दी पर हवलदार रैंक के फीते लगे थे। किसी को भी शक हो सकता था, चनाचा मैं ज्यादा देर कहीं भी रुकना मुनासिब नहीं समझता था। अगरचा इस वक्त ढाका में अफरा तफरी का आलम था और इस किस्म की हजारों इंडियन फौजी जीपें सड़कों पर घूम रही थी। फिर भी मैं अपनी तरफ से किसी किस्म की बेहतियाती नहीं बरतना चाहता था। अब मुझे सिर्फ अपनी नहीं बल्कि एक बेकस लड़की की भी जान बचानी थी। फार्म गेट वाली सड़क से जीप निकालकर मैं गुलशन कॉलोनी की तरफ जा रहा था। जो ही एक मोड़ घूमा, सामने सड़क पर लोगों का छोटा सा हजूम नजर आया। करीब पहुंचा तो देखा कि मुफ्ती बानी के 4 आदमी एक गहरी सब्ज रंग की वर्दी वाले नौजवान को संगीनों की नोक पर सड़क के किनारे दरख्तों की तरफ ले जा रहे थे। बंगाली नारा लगा रहे थे, पंजाबी को मारो। मैंने बदकिस्मत नौजवान को वर्दी से पहचान लिया कि वो पाक फौज का सिपाही है। मैं इसे मुफ्ती बानी के हाथों मौत के गार्ड उतरते नहीं देख सकता था। मुफ्ती बानी वाले इस पाक फौज के जवान को संगीनों से छलनी करने वाले थे कि मैंने जीप रोक ली। पिस्तौल तान कर मैंने जीप से छलांग लगाई और गरज कर कहा, ओए तुम जांगली लोग, इसको शूट नहीं करेगा। ये हमारी इंडियन फौज का कैदी है, इसे हमारे हवाले करो। मुफ्ती बानी वाले खूनी आंखों से मुझे तकने लगे। मैंने एक हवाई फायर किया और एक बार फिर जोर से गरजा, ओए भाग जाओ, नहीं तो एक एक को भून डालूंगा। ये हमारा कैदी है, इसे हम शूट करेगा। मुफ्ती बानी वालों ने अपने सामने इंडियन फौज के हवलदार को पिस्तौल ताने देखा तो बुड़बुड़ाते हुए वो हट गए। पाक फौज का जवान अभी तक जमीन पर बैठा था। मैंने इसे हुक्म दिया, जीप में बैठ जाओ, तुम हमारा कैदी है, चलो डबल मार जांगली। इस फौजी के कंधे पर रैंक का कोई निशान नहीं था। फरार होने की कोशिश करते हुए इसने रैंक के फीते नोच डाले होंगे। शिकस्त के बाद फौजी ऐसा ही किया करते थे। मैंने इस पर पिस्तौल तान लिया, जल्दी उठो, चलो चलो बैठो जीप में। वो खामोशी से मेरी जीप की अगली सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने एक और हवाई फायर किया। लोगों का मजमा इधर उधर हो गया। मुफ्ती बानी वाले भी मुझे कोसते हुए वहां से चल दिए। मैंने जीप स्टार्ट की और तेजी से आगे निकल गया। मैंने पाक फौज के जवान से कहा, ओए ये तो मुझे मालूम हो गया कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी रेजिमेंट और रैंक क्या है? देखो मुझसे झूठ मत बोलना, मैंने मुफ्ती बानी वालों से तुम्हारी जान बचाई है। ये अब तुम इंडियन फौज के कैदी हो। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो 11वीं पंजाब रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट है, इसका नाम अल्ताफ है। मैंने इसे डांट कर कहा, तुम झूठ बोलता है, तुम लेफ्टिनेंट नहीं, इंटेलिजेंस का कैप्टन है, हम तुमसे पूछताछ करेगा। वो खुश शक्ल नौजवान सर झुकाए खामोश बैठा था। इसके चेहरे पर शिकस्त की हजमियत थी। मेरे डांटने पर इसने आहिस्ता से कहा, हाँ
मैं कैदी हूँ, अब मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो कुछ मैं कहा सच कहा है, और मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग कोर्स से है। मैंने सख्त लहजे में पूछा, जब तुम्हारी रेजिमेंट ने हथियार डाल दिए थे तो तुम इधर मुक्ति बाहिनी वालों की हत्या कैसे चढ़ गए? पाक फौज के जवान ने बताया कि इसकी ड्यूटी पोस्ट ऑफिस पर थी कि डाका फाल हो गया और गैर बंगालियों का कत्ले आम शुरू हो गया। वो पोस्ट ऑफिस की इमारत में छुपा रहा। अब मौका पाकर वहां से भागा तो मुक्ति बाहिनी वालों ने इसे पकड़ लिया। आप ना आते तो ये लोग मुझे हलाक कर चुके थे। अब हम भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुमने हमारे हजारों जवानों को मार डाला है, मैंने कहा। वह खामोश रहा। जीप गुलशन कॉलोनी में दाखिल हो चुकी थी। मेरी कोठी का गेट इस तरह खुला था और कोठी का लान वीरान पड़ा था। जीप गिराज में खड़ी करके मैंने पिस्तौल निकाल लिया और लेफ्टिनेंट इल्ताफ अकबर से कहा, चलो अंदर चलो, खबरदार अगर भागने की कोशिश की तो शूट कर दूंगा। मैं इसे टीवी लॉन्च में ले आया। पाक फौज का जवान यही समझे बैठा था कि मैं इसे शूट करने के लिए इस वीरान कोठी में लाया हूँ। मैंने इसे दीवार के साथ खड़ा कर दिया। पिस्तौल का रुख उसकी जानब था। इसने कहा, अगर तुमने मुझे शूट ही करना था तो मुक्ति बाहिनी वालों से क्यों बचाया था? मैं मुस्कुरा दिया, पिस्तौल पेटी के साथ लगा दिया और इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो इसलिए कि मैं इंडियन सिपाही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और तुम्हारा खून होते नहीं देख सकता था।